PTIQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार, मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोथरा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपका सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है या फिर अगर आप सोशियोलॉजी लेने की सोच रहे हो तो आपका अप्रोच कैसे होना चाहिए, और अगर बाई चांस अगर आप 2026 के मेंस के लिए भी तैयारी कर रहे हो तो दिस वीडियो डेफिनेटली गोइंग टू बी वर्थ रिमेंबरिंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट हैव चेंज्ड इन सोशियोलॉजी ऑप्शनल विथ रिस्पेक्ट टू यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन, और उन पैटर्न्स के चेंजेस के अकॉर्डिंगली आपकी तैयारी को किस तरीके से आपको ढालना चाहिए या बदलना चाहिए। लेट्स बी वेरी क्लियर, इन नेक्स्ट 15 मिनट्स विल नॉट ओनली डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस प्रिसाइज एग्जांपल कि पैटर्न कितना ज़्यादा बदल चुका है। अगर हम अपनी तैयारी को अप्रोप्रिएटली या ऑप्टिमली डिज़ाइन नहीं करते उसके अकॉर्डिंगली देयर आर हाई चांसेस कि वी वुड बी ओनली फेसिंग शॉक्स इन द पेपर दैट इज़ 2026 और मे बी बियॉन्ड। सबसे पहला बदलाव जो देखने को मिल रहा है आपको सोशियोलॉजी के अंदर, कि सोशियोलॉजी के अंदर आज सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि फ्रॉम रिपीटेशन ऑफ थियरी और टू एप्लीकेशन ऑफ थियरी पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। आज आप सिर्फ और सिर्फ थियरी जान लो और उसके बेसिस पे आपके सवाल जवाब हो जाएंगे, शायद वो उतना ईजी नहीं रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल 2025 का ये क्वेश्चन देखिए, सेक्शन ए में 10 मार्क के लिए आया था। कैन आर.के. मॉर्टन्स थियरी ऑफ रेफरेंस ग्रुप बी रेलिवेंट इन अंडरस्टैंडिंग आइडेंटिटी मेकिंग इन डिजिटल वर्ल्ड। नॉर्मली एक बच्चा रेफरेंस ग्रुप की थियरी पढ़ लेता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेफरेंस ग्रुप, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ रेफरेंस ग्रुप, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेफरेंस ग्रुप्स, और उसके अंदर नॉर्मेटिव रेफरेंस ग्रुप में आप एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन पढ़ लेता है। लेकिन इन रियलिटी आज ये क्वेश्चन एप्लीकेशन ओरिएंटेड हो गया है कि अगर रेफरेंस ग्रुप की थियरी को देखा जाए तो क्या आज वो रेलिवेंट है आइडेंटिटी जो बनाई जा रही है आज डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, डिजिटल सोसाइटी के अंदर। सिंपल एज दैट, आर.के. मॉर्टन की थियरी एक मिडिल रेंज थियरी है। वहां पे आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि किस तरीके से एक इंसान रेफरेंस ग्रुप से इंस्पायर होके, प्रभावित होके अपने तौर तरीके, बिहेवियर, एटीट्यूड, माइंडसेट, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को बदलता है, या तो उस ग्रुप का पार्ट बनने के लिए या फिर अपने लाइफ के अंदर कुछ बेहतर करने के लिए, अपवर्ड मोबिलिटी के लिए। अब चाहे समाज कैसा भी बदल जाए, सिंस द थियरी रिमेन्स ऑन आइडेंटिटी, yes, the theory would certainly help us in understanding the identity formations irrespective of the type of societies. But फर्क सिर्फ इतना आ जाता है कि जब आप डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हो तो वर्चुअल आइडेंटिटीज होती है, जैसे वर्चुअल रिस्क होगी वैसे ही वर्चुअल आइडेंटिटी है, और साथ ही साथ में एक वाइड डाइवर्सिफाइड रेफरेंस ग्रुप्स यहां पे मिलेंगे। सो ओनली थिंग विच चेंजेस, द कॉम्प्लेक्सिटी चेंजेस, बट येट द आइडेंटिटी फॉर्मेशंस कैन बी क्लियरली डन फर्दर। ये जो आइडेंटिटी है वो आज फ्लेक्सिबल है, फ्लूइड है, लिक्विड है। अब इस लिक्विड आइडेंटिटी के लिए जो ये रेफरेंस ग्रुप थे पहले काफी स्टेबल थे, आज शायद कॉन्स्टेंटली आपके रेफरेंस ग्रुप बदलते रहते हैं। अब ये सारी अंडरस्टैंडिंग अगर आपको पॉसिबली उस टाइम पे रिकलेक्ट हो पाती है तब शायद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं तो चाहे आपके रेफरेंस ग्रुप की थियरी कितनी भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्यों ना हो, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी यू विल एंड अप नॉट optimally attempting this question. So the first change which have seriously taken place is just knowing the theory is not sufficient. For every theory which you study, you should definitely be very clear with respect to its examples. इसका मतलब यह है कि सोशियोलॉजी के अंदर just conceptual clarity is not sufficient. You should develop that sociological imagination which C.W. Mills advocated. आपको sociologically चीज़ों को connect करना भी आना चाहिए और उसको सोचना भी आना चाहिए। सेकंड जो इंपॉर्टेंट बदलाव देखने को सोशियोलॉजी में मिलता है वो है ये, questions are becoming more micro in orientations. When I say micro in orientation, it means पहले जो क्वेश्चन सिलेबस में दिया हुआ था, ब्यूरोक्रेसी है तो आपको पूछ लिया जाता था व्हाट डू यू मीन बाय ब्यूरोक्रेसी, डिस्कस द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी हाईलाइटेड बाय मैक्स वेबर, या फिर आपको पूछ लिया जाता था क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट या एलिनेशन मार्क्स की थियरी के अकॉर्डिंगली आप बताओ। आज के टाइम में थियरी, उस थियरी के अंदर के एस्पेक्ट्स को पूछा जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर आया था, एक होता है डायरेक्टली डिस्कस व्हाट इज एलिनेशन, डिस्कस द थियरी ऑफ एलिनेशन। उसने पूछा व्हाट डू यू मीन बाय डिग्रेडेशन ऑफ वर्क इन मार्क्सियन थियरी,
अब यहां पे वो डिग्रेडेशन ऑफ वर्क के बारे में पूछ रहा है, जहां पे आपको यूज वैल्यू, एक्सचेंज वैल्यू, वर्क एज अ प्ले, वर्क एज अ वर्क, इसको डिस्कस करना है, एलिनेशन नहीं लिखना है। मतलब एलिनेशन का पार्ट था ये, लेकिन उसमें पूरी थियरी नहीं पूछी गई, एक स्पेसिफिक पार्ट पूछा गया जिसे हम माइक्रो बोल रहे हैं। और सिंपल तरीके से बताएं तो यूपीएससी ने एक साल के अंदर क्वेश्चन पूछा था अबाउट आयरन केज ऑफ रैशनैलिटी, जो मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी या रैशनल लीगल अथॉरिटी में डिस्कस करते हैं। पहले वो रैशनल लीगल अथॉरिटी पूछता था मैक्रो एस्पेक्ट, आज वो उसके अंदर के जो सब पार्ट्स है, नुएसेंस है, कॉन्सेप्ट्स है, उसके ऊपर एम्फसाइज कर रहा है। तो इसका मतलब जब आप कोई मैक्रो थियरी पढ़ रहे हो, उसके अंदर कोई टर्म्स आ जाए, उसके अंदर कोई टर्मिनोलॉजीज आ जाए, जैसे कलेक्टिव कंसाइंस तो आप डरखाइम का पढ़ते हैं, लेकिन उसके अंदर कई बार मॉरल इंडिविजुअलिज्म या कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन और कलेक्टिव अफर्वरेंस भी वर्ड आता है। अब देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी वो अफर्वरेंस या रिप्रेजेंटेशन पे शॉर्ट नोट पूछ ले आपको। आप कलेक्टिव कंसाइंस के लिए रेडी हो, लेकिन कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन का आपको सिर्फ शायद एक लाइन में मतलब पता है, तो बी वेरी केयरफुल। अब से आपकी तैयारी सिर्फ मैक्रो एस्पेक्ट्स पे नहीं होनी चाहिए, उन मैक्रो के अंदर जो माइक्रो एस्पेक्ट्स है उनके लिए भी आपके पास सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बट कंटेंट भी होना चाहिए, सो दैट एग्जाम कंडीशन में सोचना नहीं पड़े आपको। द थर्ड इंपॉर्टेंट चेंज which has happened is this: क्वेश्चंस आर बिकमिंग मोर इंटरकनेक्टेड। पहले हुआ करता था सीधा सीधा क्वेश्चन था, आज क्वेश्चन के अंदर ना कि सिर्फ सोशियोलॉजी के बाहर जा रहा है। जैसे 2025 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। इनफैक्ट मजे की बात है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्वेश्चन पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में पूछा गया। वैसे ही ना कि सिर्फ सिलेबस सोशियोलॉजी के बाहर की चीजों से इंटरकनेक्शन हो रहा है, क्वेश्चंस ऐसे बनाए जा रहे हैं जो एक ही क्वेश्चन मल्टीपल चैप्टर का नॉलेज आपका एक साथ टेस्ट कर रहा है। बट अब बच्चा एक कीवर्ड को पकड़ लेता है और उसी कीवर्ड पे चलते रहता है विदाउट इवन थिंकिंग द अदर कनेक्शंस। फॉर एग्जांपल के लिए लुक एट दिस क्वेश्चन, लास्ट ईयर 2025 का ये सवाल है। आप लिटरली अगर इस क्वेश्चन को आज अटेम्प्ट कर रहे हो तो शायद 2-5 वर्ड लिख भी लो, उससे ज्यादा शायद आज भी आप हाई चांसेस है कि राइट तरीके से नहीं सोचा तो नहीं लिख पाओ। लेकिन इमेजिन करो एग्जामिनेशन में सडनली पहली बार अगर इसको देखा है तो हाउ चैलेंजिंग इट वुड बी। लुक एट द क्वेश्चन, इज द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन थियरी जेंडर ब्लाइंड? अरे साहब, आपकी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन थियरी के चैप्टर के अंदर थियरीज के अंदर 3 थियरीज है, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, वेबेरियन और मार्क्सियन। कौन सी थियरी की बात कर रहे हैं? कौन सी थियरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन की बात कर रहे हैं? सीधा इतना पूछा है, इज द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन थियरी जेंडर ब्लाइंड? अब आपको इन तीनों थियरी को यूज करना था वीरे, कोई ऐसा नहीं जनरल लिख दिया। और इन तीनों थियरी में मजे की बात आपको क्या मिलेगी, तीनों के अंदर जेंडर को कंसीडर नहीं किया गया। एंड हेंस वी कैन सी टू एन एक्सटेंट, अगर डायरेक्ट जेंडर का यूज देखें तो यस, टू एन एक्सटेंट इट कैन बी सेड इट्स जेंडर ब्लाइंड, बट येट इन लोगों ने इनइक्वालिटी को ओवरऑल होलिस्टिकली पढ़ा, जहां पे जेंडर कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली एक पार्ट बन जाता है या एस्पेक्ट बन जाता है। चाहे वो डेविस एंड मूरे की स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थियरी हो, चाहे वो वेबेरियन पर्सपेक्टिव ऑफ क्लास, स्टेटस और पार्टी हो, चाहे वो मार्क्सियन अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लास बेस्ड हायरार्कीज और स्ट्रैटिफिकेशन हो, तीनों के अंदर when the entire holistic understanding of inequality is included, how can goddamn gender remain outside? But yet if gender blind here means not directly talking about gender based stratifications, then these theories are not just gender blind but caste blind, many times racial blinds and many times other inequality blinds, as they majorly recognize power, class and status। तो इस तरीके से तो फिर वो बाकी सारे एस्पेक्ट में ब्लाइंड है। कितना बढ़िया क्वेश्चन, स्कोरिंग क्वेश्चन, बट ओनली इफ यू राइटली डिसाइफर द क्वेश्चन। और वो राइट डिसाइफरिंग कैसे होगी भैया? देखो इंटरकनेक्टेड है, ओवरऑल थियरीज पूछ लिया। आज से पहले कैसे पूछा जाता था? कंपेयर वेबर एंड मार्क्स, कंपेयर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट, मेल्विन ट्यूमेन या डेविस मूरे। प्लीज बी केयरफुल, सिर्फ चैप्टर में कनेक्शंस नहीं है, विथ इन चैप्टर के अंदर भी टॉपिक्स के कनेक्शंस है। दिस क्वेश्चन ऑफ 2025 मेंस इज अ लिविंग एपोस्टल फॉर दैट। अगला बदलाव जो हमको दिखाई देता है पैटर्न के अंदर वो ये, एक जमाना था जब थिंकर डोमिनेटेड था। इनफैक्ट जब मैंने 2012 तक पेपर दिया था, 2012 में जब सोशियोलॉजी का पेपर दिया, या उससे पहले भी अगर आप देखो तो एक बहुत सिंपल सा एक पैटर्न हुआ करता था। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस यूज्ड टू बी फ्रॉम सोशियोलॉजिकल थिंकर्स वाला चैप्टर नंबर 4 पेपर 1। पेपर 2 के अंदर जब हम जाते हैं तो ज्यादातर कास्ट, रिलीजियन, किनशिप वाला एस्पेक्ट डोमिनेटिंग मिलता था। आज पेपर 1 के अंदर
पिछले साल का ही पेपर अगर हम ले लें तो 70% प्लस सिलेबस अगर आप देखो तो 4 चैप्टर से आया लास्ट, और पिछले 4-5 साल के पेपर्स ले तो स्ट्रैटिफिकेशन से सोशल चेंज वाला पार्ट आज शायद 70% प्लस वैल्यू रखता है आपके एग्जाम के अंदर, और बाकी जो 4 चैप्टर्स है जो मेजरली 90% तक का वैल्यू रखते थे एक जमाने में, वो 30% पे आ गया है। सो प्लीज चेंज योर प्रिपरेशन। सिर्फ चैप्टर 4 पे नहीं फोकस करना, बिकॉज द पेपर इज नॉट जस्ट कमिंग फ्रॉम थिंकर्स टुडे, इट इज गोइंग बियॉन्ड द थिंकर्स। और इसका एक पॉजिटिव साइड है और नेगेटिव साइड। पॉजिटिव साइड क्या है? पॉजिटिव साइड ये है कि साहब अगर पेपर यहां से आ रहा है तो एप्लीकेशन ओरिएंटेड होगा, और एप्लीकेशन ओरिएंटेड में हाई मार्क्स मिलना बहुत आसान हो जाता है। अगर आपने क्वेश्चन की डिमांड समझ ली, स्ट्रक्चर है और कनेक्शंस ऑफ थिंकर्स एंड एग्जांपल्स है, देन देयर इज मोर देन एवरेज मार्क्स मिलेंगे आपको। लेकिन साहब एप्लीकेशन हो रही के कारण चैलेंजिंग भी है, कई लोग तो क्वेश्चन का डिमांड तक डिसाइवर नहीं कर पाते हैं, फॉरगेट अबाउट स्कोरिंग एवरेज मार्क्स, एंड एज अ रिजल्ट अल्टीमेटली स्कोर क्या निकलता है? सर पेपर 1 के अंदर मेरे 91 आए हैं सर, अब इसको इंप्रूव कैसे करूं? साहब ये सारे इंप्रूवमेंट करने के तरीके हैं। यू शुड नो द पैटर्न इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सो दैट योर स्ट्रैटेजी इज बेस्ड अपॉन दोस प्रीवियस ईयर्स पैटर्न्स। अगला बदलाव जो यूपीएससी के अंदर हमें दिखाई दे सकता है वो ये, तो याद रखना ये जब कॉन्टेम्पररी की तरफ आ रहा है तो आपको करंट नॉलेज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चेंज विच वी कैन सी इज, जो थिंकर्स पे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भी सीधे साधे क्वेश्चन नहीं है, वो भी एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, वो भी ओपन एंडेड टाइप के से क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस क्वेश्चन, लास्ट यही एक क्वेश्चन का पार्ट था ये, डिस्कस हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, हाउ फार हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इज रेलिवेंट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। साहब आपने क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट का रेलिवेंस पढ़ा होगा, आपने एलिनेशन का रेलिवेंस पढ़ा होगा, आपने हो सकता है कि इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, आइडियलिज्म एंड मटेरियलिज्म के रेलिवेंस पढ़े होंगे, लेकिन आपने शायद 100% सपने में भी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का रेलिवेंस नहीं पूछा होगा। अब इसकी डेप्थ देखो क्या है, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दूं तो बहुत आसान बन जाता है। हाउ फार इज हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म रेलिवेंट? हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इज अ सोशल चेंज थियरी ऑफ कार्ल मार्क्स। इस सोशल चेंज की थियरी में कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं? साहब ये जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है ये चेंज लेके आता है। मतलब मटेरियल में वेन एवर देयर आर डायलेक्टिक्स कॉन्ट्रडिक्शंस प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ मटेरियल दैट ब्रिंग्स चेंज इन द सोसाइटी। सेकेंड एस्पेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सुप्रास्ट्रक्चर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट होता है। मतलब ऑल द सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटीज आर डिपेंडेंट ऑन इकोनॉमिक्स। इन दोनों को इवैल्यूएट कर लो, आपको समझ में आ जाएगा रेलिवेंट है कि नहीं। क्या आज भी कॉन्ट्रडिक्शन से चेंज आ रहा है? क्या आज भी कॉन्ट्रडिक्शन एट इकोनॉमिक्स से चेंज आ रहा है? और थर्ड, क्या आज भी सोशल एस्पेक्ट जो है इकोनॉमिक्स के बेसिस पे डिटरमाइन हो रहे हैं क्या? ऑन दैट बेसिस यू कैन जज द रेलिवेंस कि वेदर इट्स स्टिल रेलिवेंस इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेम्परेरी सोसाइटीज। हमें बोथ द साइड ऑफ स्टोरी मिल जाएगा, लेकिन जो पैटर्न आपने लेके रखा है उस पैटर्न पे जाएं। मोर और लेस शायद हम यहां पे कुछ चीजों की रेलेवेंस दिखाएंगे कि इकोनॉमी का इंपॉर्टेंस तो है, इंपॉर्टेंट तो है, बट शायद ये थियरी जो बोलती है बदलाव सिर्फ इकोनॉमिक से बदलने से आता है, शायद उस लेवल पे बहुत सारे बदलाव को पढ़ाने में असक्षमता दिखाती है ये थियरी। दिस इज द डेप्थ जहां पे थिंकर्स का भी एप्लीकेशन है, थिंकर्स का भी एनालिटिकल मोड चल रहा है। इट्स नॉट डायरेक्ट थियरीज लाइक 2012 में क्वेश्चन आया था डिस्कस सेक्रेड एंड प्रोफेन। नहीं, इतना आसान से नहीं पूछा जाएगा। आज पूछेगा क्या वो? आज ये पूछेगा डिस्कस द चेंजिंग नेचर ऑफ सेक्रेड इन मॉडर्न कंटेम्पररी सोसाइटी, और डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन सेक्रेड एंड सेक्युलर एज हाईलाइटेड बाय इमाइल डर्कहाइम। सो बी एग्जाम रेडी, नॉट जस्ट कंटेंट रेडी गाइस। तीसरी चीज, एक इंपॉर्टेंट चेंज और दिखी गई इस पैटर्न्स के अंदर, वो है क्वेश्चन डीप इंस्पिरेशन रख रहा है करंट अफेयर्स से। इस साल सब कास्ट के ऊपर काफी, सब कास्ट कोटास के ऊपर डिबेट हो रही है। पिछले साल इंडियन सोसाइटी में आया, देयर इज हाई चांस सोशियोलॉजी में पूछा जा सके। इस साल हम मैरिज के ऊपर काफी कंट्रोवर्सीज देख चुके हैं जहां पे मेन को काफी एक्सप्लॉइट किया गया। देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि उस तरफ पे कोई एक क्वेश्चन आ जाए, मैरिटल ब्रेकडाउन की तरफ कोई क्वेश्चन आ जाए। देयर आर इंस्पिरेशंस। जिस साल पॉपुलेशन के लिए पॉलिसी जो है आंध्र प्रदेश जैसी सरकार ने निकाली है कि बच्चे ज्यादा पैदा करने के लिए हम पैसा देंगे, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी पॉपुलेशन डायनामिक्स पेपर 2 के अंदर ऐसा क्वेश्चन बन जाए। कुछ प्रीवियस एग्जांपल्स मैंने इधर लिखे हैं जिसकी डायरेक्ट इंस्पिरेशन करंट के अंदर मिलती है आपको। एग्जांपल, कैपेबिलिटी डेप्रीवेशन वर्सेस सोशल कैपिटल डेप्रीवेशन, लास्ट 2025 का क्वेश्चन है ये। अब एक थियरी है आपकी
अमर्त्य सेन की, और एक थियरी इंस्पिरेशन देखोगे तो बोर्डियू के सोशल कैपिटल के अंदर मिल सकती है. सोशल कैपिटल इज ऑल्सो डिस्कस्ड बाय रॉबर्ट पुटनम एज वेल. सो बी वेरी केयरफुल. अब ये शायद आपने नहीं पढ़ी होगी, लेकिन अगर ब्रॉड रीडिंग कर रखी है, थोड़ा सा करंट अफेयर से वाकिफ है, कई बार तो द हिंदू के अंदर एडिटोरियल्स में ये कैपेबिलिटी डेप्रिवेशंस के बारे में डिस्कस किया गया है. इन विथ रेस्पेक्ट टू पॉवर्टी ये क्वेश्चन पूछा गया था. तो you need to have that broad awareness, not just restricted to the words of your syllabus. Second, देखो करंट में recent trends of marriages in India और how these are different from traditional practices. दिखने में बहुत आसान लग रहा है, complicated question है. दो चीजें पूछी है इसमें. पहले भैया मैरिज के अंदर ट्रेंड्स क्या है इंडिया के अंदर बताओ. तो ट्रेंड्स और इंडिया के अंदर के ट्रेंड्स, नॉट जस्ट द ट्रेंड्स प्रेजेंट इन आउटसाइड द कंट्री और इन द वेस्टर्न वर्ल्ड. वो ट्रेंड बताने के बाद बताओ कि ये ट्रेंड जो है, ये बदलती हुई जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड कैसे ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस से डिफरेंस है. तो पहले ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के अंदर कास्ट एंडोगमी थी, आज शायद एजुकेशनल हाइपरगमी दिखाई देने को मिल रही है. पहले ट्रेंड के अंदर ये हुआ करता था कि फैमिली डिटरमाइन करती थी मेट या स्पाउसेस या मेट्स चॉइसेस ऑफ मेट सिलेक्शंस. आज हो सकता है जहां पे शॉपिंग फॉर पार्टनर्स का कॉन्सेप्ट आया हुआ है, या फिर जहां पे ये ऑनलाइन जो मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है वो आपके किनशिप्स डिसाइड करते हैं. पहले फिल्टर्स डायरेक्ट हुआ करते थे, आज फिल्टर्स वेबसाइट्स के अंदर या वेडिंग या मैरिज ब्यूरोस के अंदर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के अंदर अलग तरीके के मिलते हैं. तो एक ट्रेंड के अंदर वेरिएशन भी है फ्रॉम ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस इधर, लेकिन एसेंस में मैं अगर आंसर लिखता तो ये बताता कि साहब कुछ चीजें बदली है और कुछ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को सिर्फ प्रेजेंट करने का तरीका बदला है. इस ट्रेंड के अंदर कोई बहुत बड़ा उस लेवल पे बदलाव नहीं दिखाई देता है. इतना डीप करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन. अब नॉर्मली क्या कर रहा है बच्चा, बदलाव पढ़ते चले जा रहा है, लेकिन उस बदलाव को किस तरीके से हम ट्रेडिशनल एस्पेक्ट से कंपेयर करें. दे हैव कनेक्टेड द इश्यूज फ्रॉम द बेसिस ऑफ करंट, और रीसेंट वर्ड यूज किया जा रहा है इधर. नेक्स्ट, क्वेयर किनशिप के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा है कि कैसे क्वेयर किनशिप ट्रेडिशनल किनशिप्स को चैलेंज करती है या उससे अलग है. 2025 का फिर एक क्वेश्चन है. अब नॉर्मली क्वेयर वर्ड या क्वेयर आप पढ़ते ही नहीं हो. जेंडर को नॉर्मली पढ़ा जाता है फैमिली, जहां पे पेट्रियार्की, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर एंड एंटाइटलमेंट है, या फिर जेंडर बेस्ड स्ट्रैटिफिकेशन के अंदर. उसके बाहर जेंडर का कोई बहुत बड़ा स्टडी आप नहीं करते हैं सोशियोलॉजी के अंदर. बट क्वेयर हम जेंडर में भी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि क्वेयर थियरी जेंडर से थोड़ी सी अलग हटके मॉडर्न टाइम्स में बनी. पूछ लिया उसने क्वेयर किनशिप. अब इतना बड़ा एलजीबीटी की चीजें चल रही है, आपको थोड़ी सी क्वेयर सोशियोलॉजी के बारे में जान लेना चाहिए था. जुडिथ बटलर के बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए था. एरविन गॉफमैन का ड्रामेटोलॉजिकल अप्रोच थोड़ा सा यूज किया जा सकता था. देयर आर थिंग्स व्हिच यू हैव टू गो बियॉन्ड सिलेबस. सो इफ क्वेश्चंस आर गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम करंट, जो करंट इश्यूज है उनके बेसिस पे उनकी थोड़ी थोड़ी सोशियोलॉजी जान के रखें. आजकल चैट जीपीटी है, आपके टीचर्स रेलेवेंटली मिल जाएंगे आपको, जो आपको बता सकते हैं इसके बारे में थोड़ा कंटेंट. तो 5-5, 6-6 चीजें अगर आप लिख के रखेंगे तो काम आएगा. इसके इंस्पिरेशन में मैं जाते जाते एक और चीज आपको बता दे रहा हूं. 2026 के मेंस अगर कोई लिखने वाले हैं तो आज मैं कुछ थिंकर्स बोल रहा हूं, इसके नोट्स बना के रख लेना. इनमें से एक बंदा पक्का आएगा, हो सकता है सारे आ जाए. हेबरमास, इंडिया में देखें तो टीके ओमन, एंड्रे बेतले, ये कुछ सोशियोलॉजिस्ट है जो आपको 100% पढ़ने चाहिए. थोड़ा बहुत तैयारी एसएस जोतका का भी कर लें. ये तीनों सोशियोलॉजिस्ट इसी साल के अंदर इनकी डेथ हुई है. अब टीके ओमन की मेजर कंट्रीब्यूशन सोशियोलॉजी की निकाल के रख ले, 10 पॉइंट बना ले. कल अगर एक शॉकर क्वेश्चन आता है तो ये ऑल सेट. एंड्रे बेतले में क्या किया गया, पहले कास्ट पे क्वेश्चन पूछता था, आज से 2-3 साल पहले उसने क्वेश्चन पूछा, आई थिंक हार्डली 2 years. एंड्रे बेतलेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर. वैसे ही और भी 10-50 चीजें एंड्रे बेतले ने स्टडी की है, बहुत सारी किताबें लिखी है. तो एटलीस्ट एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन की लिस्ट बना के रख ले. अगर आउट ऑफ सिलेबस या कास्ट के बाहर आता है तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी आप सीधा सीधा वो क्वेश्चन लिख ले, क्योंकि चांसेस पैटर्न को देखते वक्त तो यही लग रहे हैं एंड्रे बेतले शायद कास्ट पे तो वो नहीं पूछेगा, किसी और जगह पूछेगा ताकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो वो पर्टिकुलर एस्पेक्ट. इनकी थोड़ी सी शॉर्ट नोट्स, इनकी शायद पिछले साल या उससे पिछले साल डेथ हुई थी, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी 1-2 साल के बाद में अगर पूछा जाए. जोतका साहब का राइट टू एजुकेशन की स्टडी है, चाइल्ड लेबर के ऊपर कुछ ओपिनियंस है, अर्बन स्लम्स के ऊपर कुछ ओपिनियंस है. डू मेक एन बेसिक कंट्रीब्यूशन पढ़ के जाओ ताकि यू आर एग्जाम रेडी, नॉट अगेन जस्ट आई एम रिपीटिंग कंटेंट रेडी.
अब ये सारे हैं बदलते हुए पैटर्न। एक और इंपॉर्टेंट जो चेंज देखने को मिल रहा है वो ये सिलेबस से बाहर जा रहा है यूपीएससी। ड्रामेटोलॉजिकल अप्रोच 2024 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 या 3 है सेक्शन ए पेपर 1। अब ड्रामेटोलॉजिकल अप्रोच नहीं पढ़ते हो, अब ज्यादा से ज्यादा सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट पढ़ रहे हो, फिनो पढ़ रहे हो, एथनो पढ़ रहे हो, थोड़ा बहुत और जोर लगा लिया तो आपने हर्मेनेटिकल स्कूल पढ़ ली, या थोड़ा और जोर लगाया तो रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी पढ़ ली। बट उसने पूछा ड्रामेटोलॉजिकल अप्रोच, दिस मीन्स कि शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिलेबस से बाहर जाने की जरूरत है। यू कैन नॉट कीप ऑन स्टिकिंग टू ओनली वर्ड्स, देयर आर इंडिकेशंस क्लियरली गिवन बाय यूपीएससी कि अगर आप नॉन पॉजिटिविज्म पढ़ रहे हो तो साहब इरविन गॉफमैन को कैसे भूल रहे हो, कॉन्वर्जेशनल एनालिसिस को कैसे भूल रहे हो, जाके थोड़ा सा पढ़ लो। और कॉन्वर्जेशनल एनालिसिस भी एक अलग सा टॉपिक है जो एथनोमेथोलॉजी से काफी इंस्पिरेशन रखता है। डू स्टडी दिस, जॉर्ज रिट्जर में मेंशन्ड भी है, नहीं तो चैट जीपीटी से निकालो कंटेंट, बट बी एग्जाम रेडी अगेन। कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं जहां पे आप देखते हो कि सब सिलेबस के बाहर भी नहीं है लेकिन सिलेबस में डायरेक्टली कनेक्ट भी नहीं हो रहा है सर। जैसे फॉर एग्जांपल 2025 में क्वेश्चन पूछा गया, इन व्हाट वे स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज यूनिक। मान लिया स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी आप पढ़ रहे हो, बट यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ते वक्त क्या आपने ये भी ध्यान में रखा, इधर क्वेश्चन देखो, यूनिक कैसे है। अरे हमने नॉर्मली लिस्ट बना ली स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी पॉजिटिविज्म के हिसाब से, नॉन पॉजिटिविज्म के हिसाब से, स्कूल्स के हिसाब से, अप्रोच के हिसाब से, डीपी मुखर्जी के हिसाब से, सीडब्ल्यू मिल्स के हिसाब से, पीटर बर्जर के हिसाब से, या फिर किसी और पर्टिकुलर हार्वर्ड बेकर के हिसाब से साहब। लेकिन यहां पे पूछा यूनिक कैसे है, बाकी सब्जेक्ट्स के हिसाब से सोशियोलॉजी का स्कोप यूनिक अलग कैसे है। तो आज यहां पे फोकस करना चाहिए आपको, सब मेथड्स में यूनिक कैसा है। बाकी सब्जेक्ट्स एक नैरोली किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को पढ़ रहे हैं, और सोशियोलॉजी किस तरीके से मल्टीपल एस्पेक्ट्स पढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल एक्शंस हम पढ़ते हैं, साइकोलॉजिकल एक्शन हम पढ़ते हैं, सोशियोलॉजिकल एक्शन पढ़ते हैं। साइकोलॉजी के अंदर भी परेटो यूज करूं तो इलॉजिकल, नॉन लॉजिकल और इलॉजिकल एक्शंस होते हैं। ये सोशियोलॉजी सारा पढ़ रहा है, लेकिन साइकोलॉजी ज्यादातर आपके रैशनल और नॉन लॉजिकल एक्शंस को पढ़ रहा है। पास्ट और प्रेजेंट को भी पढ़ रहा है सोशियोलॉजी, जबकि हिस्ट्री सब शायद पास्ट ही पास्ट को पढ़ रहा है। आज अगर हम देखें तो सोशियोलॉजी का स्कोप काफी ब्रॉड है। वो ब्रॉड इस तरीके से लिखना है कि वो यूनिकनेस दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर झलकाए। सो द क्वेश्चन वुड बी प्रेजेंटेड इन अ वेरी डिफरेंट मैनर ब्रदर। इट वुड नॉट बी जस्ट राइटिंग स्कोप, इट वुड बी राइटिंग स्कोप इन अ मैनर विच शोज दैट आवर स्कोप इज यूनिक। अगेन शोइंग, जहां पे एग्जाम में मिलते ही थोड़ा सा सोचना पड़ेगा साहब, यहां पे थोड़ा सा इजी हो जाता है ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट। इससे आगे जाए, ओवरऑल अगर कंक्लूड करूं यहां तक, तो साहब पहले सोशियोलॉजी का क्वेश्चन ऐसे आता था जहां पे आपकी टेस्टिंग होती थी, डू यू नो सोशियोलॉजी। आज क्वेश्चन ऐसे आ रहा है, कैन यू थिंक सोशियोलॉजिकली। So just knowing sociology, rectifying all these scholars would actually again keep you at that 90 or 100 level. If you really are in a position, or if you really want to score good marks, or those people have been scoring good marks, they have started thinking sociologically. Study the theory, apply the theory, study the theory, apply the theory. Please be careful with respect to this. If you are only reading sociology and you are not even focusing कि नोट्स से सब कुछ आ जाएगा, तो साहब नोट्स से सब कुछ आएगा तब जब आपके पास कैपेसिटी होगी उन नोट्स को अप्लाई करने की। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल, डोंट फॉल इनटू द ट्रैप। फिर लेटर जाके किसी सब्जेक्ट को आप ब्लेम करो, चाहे एंथ्रो हो, चाहे सोशियोलॉजी हो, या चाहे कोई और पर्टिकुलर ऑप्शनल हो। You have to develop this if you are serious about getting more marks from सोशियोलॉजी। अब क्या करना है आपको कुछ चीजें हैं जो चेंज करनी है आपकी तैयारी में। ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, यू कैन ऐड टू दिस, यू कैन डिलीट फ्रॉम दिस। फर्स्ट वन, आपके बेसिक को सिर्फ जानना नहीं है, मास्टरी हो जानी चाहिए बेसिक्स के ऊपर। बिकॉज अगर किसी चीज पे मास्टरी है तभी चीज उसको अप्लाई कर पाओगे आप। अगर मास्टरी नहीं है तो शायद देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप उसको बहुत फ्लुएंट तरीके से अप्लाई नहीं कर पाओ, इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर पाओ। सेकेंड, बिल्ड थिंकर्स बुक। ये पहले दिन से मेरे सारे बच्चों को बोलता हूं कि जब भी कोई क्लास या कोचिंग करो या सेल्फ स्टडी करो, पहले दिन से थिंकर्स बुक बनाओ। थिंकर्स बुक 2 ही रूल फॉलो करने हैं, थिंकर का नाम, थिंकर का थॉट। ओवर एक्सप्लेनेशन नहीं होनी चाहिए इधर, दैट्स इट।
ये किताब में जब 200, 250, 500, 700 जितना आपने स्कॉलर पढ़े, जब ये रहेगी तो आप कॉन्स्टेंटली रोज इसको पढ़ोगे तो वो चीज़ें ना कि सिर्फ रिकॉल होगी बट एक दूसरे के टॉपिक के अंदर यूज होने की क्षमता और कैपेसिटी बढ़ जाएगी. इट एक्ट लाइक अ कैटलिस्ट. And the next point is make notes of current topics as well. कुछ करंट इश्यूज जो चल रहे हैं, जो आपके सिलेबस से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप रख रहे हैं, उनकी सोशलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग कहीं नहीं मिलती. चैट जीपीटी में जाओ, क्लाउड में जाओ, एआई प्लेटफॉर्म्स पे जाओ, थोड़ी सी 5-7 पॉइंट में सोशलॉजी लिखो और रेलिवेंट टॉपिक के अंदर पुटअप करके रखो उस चीज को. एंड इंटीग्रेटेड स्टडी, दिस हैज ऑलवेज बीन ए demand of the subject, but yet now you have to emphasize in such a manner कि पेपर 1 और पेपर 2 ही इंटीग्रेट नहीं होना चाहिए. 1 के अंदर चैप्टर्स को भी इंटीग्रेट करें और सेम चीज 2 के अंदर भी चैप्टर को इंटीग्रेट करके उनका नॉलेज यूज किया जाए. इस तरीके से अगर आपको सोशियोलॉजी पढ़नी है, बाई चांस इफ यू वांट टू ज्वाइन, तो पहले कुछ वीडियोस देख लें मेरे, किस तरीके से मैंने पढ़ाया है, क्या मेरा स्टाइल है, आपको क्या सूट हो रहा है कि नहीं. कल से बैच स्टार्ट होने वाला है 3 जुलाई, कंप्लीट नया बैच. कल पहली ओरिएंटेशन सेशन है. डू ज्वाइन दिस बैच, जहां पे जितनी चीजें डिस्कस की गई है वो सारी चीजें आपको मिलेगी एज इट इज इन क्रूड फॉर्म, इन इट्स कंप्लीट एसेंस एंड डेप्थ. एंड बाई चांस इफ एनी ऑफ योर एग्जिस्टिंग प्रोफेसर इज ऑफरिंग यू दिस, देन फील योर सेल्फ ब्लेस्ड. सो थैंक यू सो मच. आई होप दिस सेशन वुड हेल्प. और बाई चांस अगर कोई बच्चा इस साल मेंस लिख रहा है तो जरूर शेयर करें उसे ये वीडियो, ताकि मेंस जो दो वो फ्रूटफुल रहे, ताकि कुछ हेल्प हो कि वापस उस साइकिल में नहीं फंसे. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन.